हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज के टू द पॉइंट प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है। तो आज के टू द पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो निर्वाचन आयोग है इसको हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगर स्थापना की बात करें कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और जो 25 जनवरी है इस दिन हर साल क्या बनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे बनाया जाता है, जिसे कि हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बोलते हैं। तो कब बनाया जाता है, ये 25 जनवरी को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी जो जानकारी है वो कहाँ पर दी गई है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर दी गई है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। इसके अंदर चुनाव आयोग, इसके सदस्यों की भाई क्या क्या शक्तियाँ होंगी, क्या क्या कार्य करने होंगे इनको, और किस तरीके का इनका कार्यकाल होगा, और अगर इस पद तक पहुंचना है तो क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर दी गई है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दी गई है। तो इसीलिए ही ये किस तरह की संस्था बन जाती है, ये बन जाती है संवैधानिक संस्था। इसका मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देखिए, जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, जो जितने भी भारत के अंदर राज्य हो गए और उसके अलावा जो संघ शासित प्रदेश हैं उन सब के अंदर चुनाव प्रक्रिया जो है उनका संचालन करना, यानी कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाना इसका महत्वपूर्ण काम है। अगर पूछा जाए कि ये किस तरीके के चुनाव को आयोजित करवाता है, तो इसके अंदर देखिए, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, जितने भी राज्य उनके अंदर जितने भी विधानसभाएं उनके इलेक्शन, इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन है वो भी ये कंडक्ट करवाता है। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो नगर पालिका और जैसे जो पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता है, वो नहीं करवाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक क्या किया गया है, चुनाव आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। तो बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक क्या लिखा गया है। अब देखिए, जो पहला आर्टिकल है 324 नंबर, इसके अंदर लिखा गया है कि क्या भारत में चुनाव को आयोजित करवाने के लिए क्या होगा, एक चुनाव आयोग होगा। और चुनावों का जो भी देख रेख है उसके बारे में भाई निर्देशित करना है कि चुनाव किस तरीके से होंगे, किस तारीख को होंगे, और ये सब किसका कार्य होगा, चुनाव आयोग का होगा। इसके अलावा जो पूरी प्रक्रिया है उसको नियंत्रित भी करना किसका कार्य है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है 325 नंबर, उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग या किसी भी प्रकार के भेदभाव के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता, और ना ही उसको मतदान करने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि जात पात या लिंग भेद के आधार पर किसी को भी अयोग्य या फिर मतदाता सूची में शामिल न करने का कोई कारण नहीं बनता है। इन जो मैंने बताए हैं ये जो एक दो पॉइंट, इनके आधार पर बढ़ते हैं आगे। और जिससे जो अगला आर्टिकल है वो है 326 नंबर। अब 326 नंबर जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जो लोकसभा हो गई और राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं हैं उनका जो निर्वाचन प्रक्रिया वो किस पर आधारित होगी, वो होगी वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। यानी कि जो व्यक्ति अपनी उम्र, भाई लड़का या लड़की जो अपनी उम्र 18 वर्ष जो है उससे आगे हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, वयस्क मताधिकार का अपना प्रयोग करेंगे और लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है उसके चुनाव के अंदर भाग लेंगे। तो उसके ऊपर आधारित होगा। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है 327, वो क्या कहता है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति होगी। अगर मतलब नेशनल लेवल पर अगर चुनाव के संबंध में कोई कानून बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी, यानी कि संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। इसी के अलावा जो आर्टिकल 328 उसमें कहा गया है कि जो राज्य के संबंध में अगर कोई चुनावी कानून बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा, जो राज्य का विधानमंडल होता है उसके पास शक्ति होगी, वो कानून को बना सकता है। जो अंतिम आर्टिकल है 329, उसके अंदर जो चुनाव से संबंधित कोई भी मामले होते हैं, जो कि उसके अंदर क्या है, अदालतों का जो हस्तक्षेप, अदालत जो होती है उनके हस्तक्षेप को बार किया गया है। तो ये आर्टिकल संक्षेप में थे 324 से लेकर 329।
अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो चुनाव आयोग है इसकी जो संरचना है, वो जो इसका गठन है, संगठन है कि कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर होता है, तो देखते हैं किस प्रकार से है। अब देखिए, जो चुनाव आयोग है इसके अंदर एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। अब ये चीज़ स्टार्टिंग से नहीं थी। जैसे कि जब चुनाव चुनाव आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय क्या था कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, यानी कि उन्होंने कहा था कि इसके अंदर क्या होगा, एक ही चुनाव आयुक्त होगा। लेकिन बाद में 1989 ईस्वी में 1989 के अंदर क्या हुआ कि इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया कि भाई 3 सदस्य होंगे, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और दो होंगे आयुक्त। अब कुछ वर्ष तक तो चला ये, चार चार वर्ष तक तो चला ये सिस्टम। उसके बाद जो 1993 ईस्वी में क्या हुआ, फिर नहीं, इसके बाद कुछ समय तक रहा और उसके बाद 1 सदस्यीय आयोग हो गया, दोबारा से कर दिया गया कुछ साल के लिए। लेकिन 1993 के अंदर क्या हुआ, इसको फिर से परमानेंट कर दिया गया कि ये 3 सदस्यों का आयोग ही होगा, यानी कि इस आयोग के अंदर 3 सदस्य ही होंगे। और तब से लेकर आज, यानी कि 2020 चल रहा है, अब तक क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। तो ये बात हो गई। अगर इसके सचिवालय की बात करें, जो निर्वाचन आयोग का जो हेडक्वार्टर है या जो मेन बिल्डिंग है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। जो चुनाव आयुक्त जितने भी हैं तीनों, ये कहाँ पर बैठते हैं, नई दिल्ली के अंदर अपने सचिवालय के अंदर बैठते हैं। अब जो मुख्य चुनाव अधिकारी है और जो चुनाव आयुक्त है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनकी कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु। जैसे अगर किसी व्यक्ति की आयु 63 वर्ष थी जब वो क्या था, चुनाव आयुक्त चुना गया, तो वो 2 वर्ष तक ही रहेगा। उसके बाद जो जैसे ही उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी, उसका क्या होगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 65 वर्ष की आयु पहले हो गई है तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं हुई है तो फिर वो 6 वर्ष वर्ष तक कार्य कर पाएगा। इसके अलावा देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको अगर हटाना हो तो वो कैसे हटाया जाएगा। उसको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सेम वैसी ही है जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, सेम उसी से ही मिलती जुलती वो प्रक्रिया है उसकी। लेकिन अगर बात की जाए जो दो चुनाव आयुक्त होते हैं, अगर उनको हटाना हो तो वो कैसे हटेंगे। उसके लिए अगर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है उनको हटा सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को। अब देखिए, जो हाई कोर्ट्स हैं या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इनके अंदर जो भी न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा मैंने अभी आपको जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, इसके अलावा कैग जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको हटाने का आधार क्या हो सकता है। इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए हटाया जा सकता है कि जैसे ये अगर अपने पद का दुरुपयोग करें, अपने पद पर रहते हुए इन्होंने उसका दुरुपयोग कर लिया, या फिर या कोई दुर्व्यवहार का आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो जाए, तो इनको हटाया जा सकता है। और इनको हटाने के लिए जो संसद है ना, उसके अंदर प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर इनको हटाया जा सकता है। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो इसको हटाने के लिए संसद के अंदर 2/3 का बहुमत, विशेष बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत नहीं, 2/3 का विशेष बहुमत चाहिए। और जितना भी मतदान, यानी कि संसद के अंदर, सदन के अंदर जितने भी सदस्य हैं उसका यानी कि 50% से अधिक मतदान वहाँ पर हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर 200 सदस्य है वहाँ पर, तो यानी कि 100 से ज़्यादा लोगों ने तो मतदान किया हो, फिर उसके अंदर से 2/3 सदस्यों ने अगर उसको हटाने के पक्ष में मतदान किया है तो वो हटाया जा सकता है। अब देखिए, संविधान के अंदर कहीं भी यानी कि महाभियोग के शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे कि काफ़ी बार पढ़ने में आता है कि भाई महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको ये पद बताए थे, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए, उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और कैग हो गए, इनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जाए कि जो चुनाव आयुक्त है उसको क्या महाभियोग से हटाया जा सकता है, तो नहीं हटाया जा सकता, गलत यानी स्टेटमेंट है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया गया है, राष्ट्रपति के लिए किया गया है। बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए कार्य क्या क्या है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये किस तरीके के काम करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि क्या करता है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को ये कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा देखिए, जब चुनाव होने वाले होते हैं तो चुनाव के लिए क्या करता है, जो भी उसका कार्यक्रम होता है, शेड्यूल होता है, उसको ये जारी करता है अपना, कि भाई किस तारीख को इलेक्शन होंगे। तो ये शेड्यूल वगैरह कौन जारी करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। इसके अलावा जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वोटर लिस्ट होती है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उस वोटर लिस्ट को तैयार करवाता है। और उसके अलावा जो आपको मतदाता एक पहचान पत्र दिया जाता है, जो इलेक्शन कार्ड आपका वोटर कार्ड होता है, वो भी कौन जारी करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिस जी वो जारी करता है उसको। इसके अलावा देखिए, जहाँ पर मतदान कहाँ पर होगा और कहाँ पर जैसे कि मतगणना की जाएगी, उसके अलावा लोग कहाँ पर वोटिंग करने के लिए आएंगे, ये सब जो भी व्यवस्था या कार्यों का जो भी यानी मैनेजमेंट करना होता है, वो किसकी जिम्मेवारी होती है, वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये जिम्मेवारी हो गई। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब वोटिंग करने जाते हुए देखते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं इन सबको मान्यता प्राप्त कौन करता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको मान्यता प्राप्त करता है। इसके अलावा देखिए, जब चुनावों का समय होता है तो जैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो कि मुख्य राजनीतिक पार्टियां, उनके पास तो अपना चुनाव चिन्ह होता ही है, लेकिन कुछ लोग जैसे कुछ समय पहले ही इलेक्शन में खड़े हुए होते हैं, तो उनको क्या करता है, वो चुनाव चिन्ह भी आवंटित करते हैं। उनको तो करते ही करते हैं, जैसे कोई नई राजनीतिक पार्टी बनेगी तो उनको भी चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करेगा। अब इसके बाद देखिए, जो इलेक्शंस पहले आपने देखा होगा कि आचार संहिता लग जाती है, तो ये आचार संहिता लगाने वाला कौन होता है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। अब आचार संहिता क्यों लगाई जाती है, ये देखिए, जब यानी कि इलेक्शन से पहले कोई पार्टी जैसे जो सत्ता के अंदर है, वो क्या है, अपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर पाए। भाई लोक लुभावन के मुद्दे पर वो क्या है, वैकेंसी निकाल दी या गरीबों को कुछ घोषणा कर दी, तो ये सब कार्य करते रहते हैं ताकि उनके बलबूते पर वो चुनाव जीत सकें। तो इन सब कार्यों पर रोक लगा दी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं तो इलेक्शन से पहले ये उनके खर्चों की, जो भाई खर्च करेंगे इलेक्शन के अंदर, उसकी सीमा का निर्धारण कर देता है कि भाई इतने रुपए तक आप खर्च करोगे, इससे ऊपर आपका जो चुनाव के अंदर खर्चा नहीं जाना चाहिए। इसको निर्धारित करने के बाद इलेक्शन कमीशन उस पर निगरानी भी करता है, बाद में भी चेक कर सकता है कि जो इलेक्शन के अंदर कितना खर्चा किया गया है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के जो प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, वो सुकुमार सेन थे। और जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताएं कि वर्तमान के अंदर जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो दो चुनाव आयुक्त है वो कौन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सो मच।